हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 8 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहाँ पर हम एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हैं और बेसिकली हम सीटेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे अंदर एक फोबिया रहता है कि एनसीईआरटी नहीं की तो हम कैसे करेंगे, तो दैट वी आर क्लियरिंग डाउन हियर। उसके अलावा भी अगर आप किसी और कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है इक्वली। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। और एक चीज़ कि चैनल पर पूरी की पूरी सीरीज़ जो है पड़ी हुई है एनसीईआरटी की, बीएड के नोट्स, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश का कैसे करना है पैसेजेस वगैरह, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप मुझसे किस तरीके के वीडियोज़ आगे चाहते हैं और आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं या आप इसमें मुझसे क्या चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को। तो देखिए, अब हम आज इसमें क्या देखेंगे, आज हम इसमें देखने वाले हैं नए एम्पायर्स, द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, है ना। नए नए एम्पायर्स बनते जा रहे थे, नए नए किंगडम्स जो हैं अब सोसाइटी के अंदर बनते जा रहे थे। पिछली बार हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किंगडम और एम्पायर के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। तो शुरू करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ आती है प्रशस्ति। एनसीईआरटी हमारी शुरू होती है ये वाली किससे, प्रशस्ति से, कि प्रशस्ति क्या होती है ना, और प्रशस्ति क्या बताती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त एक राजा था, गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा था। देखो एनसीईआरटीज़ में ना थोड़ा सा जो कोहेरेंस है उसकी थोड़ी सी कमी है, तो हमें पता नहीं चलता कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो गई है, इसीलिए एनसीईआरटी मुझे पढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड दे पा रही हूँ कि कहाँ क्यों ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो देखो समुद्रगुप्त जो था एक राजा थे, गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा था, और उसके बारे में हमें पता चलता है कहाँ से, कि इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, इंस्क्रिप्शन लिखा जो कि अशोकन पिलर था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक अशोका का पिलर मिलता है हमें, वहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है ना। और जो ये इलाहाबाद में जो इंस्क्रिप्शन मिला, इसको किसने कंपोज किया था, इसको कंपोज किया था हरिसेन ने, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोकन पिलर पे जो भी इंस्क्रिप्शन है वो किसने कंपोज किया था, हरिसेन ने। या फिर पूछता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कौन से पिलर से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य बाय हरिसेन। हरिसेन ने इसको एज अ पोइट जो है, एज अ पोएम जो है, काव्य की तरह इसको जो है इसमें लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में। और ये इंस्क्रिप्शन जो है ना वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके का है, बहुत ही स्पेशल है, और इसीलिए इसे प्रशस्ति कहते हैं, है ना। प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ कि राजा की प्रेज में, मतलब राजा के गुणगान में, है ना। तो ये राजा हरिसेन ने राजा के गुणगान में ही ये इंस्क्रिप्शन किया था। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा था, एक पोएम मान लो, एक पोएम लिख दी मैंने किसी चीज़ पर और वो रह गई बहुत सालों तक और फिर हमने उसको इंस्क्रिप्शन कह दिया, है ना। तो प्रशस्ति जो है लिखी जाती थी राजाओं के लिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पुत्र श्री सतकर्णी ने भी लिखी थी, है ना। तो उसके बाद अब देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अगर हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को पढ़ना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ नई चीज़ होगी, है ना। तो जो इसके पोइट हैं, कौन है पोइट, हरिसेन। हरिसेन जो है इसमें क्या कर रहे हैं, राजा का गुणगान कर रहे हैं, समुद्रगुप्त का गुणगान कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि राजा एक वॉरियर भी है, एक किंग भी है, जो कि विक्ट्रीज मतलब बैटल्स जो हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको जीत रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा भी है, और एक बहुत अच्छा पोएट भी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पोएट जो था इन राजा में से कौन सा पोएट भी था, तो इट वाज समुद्रगुप्त। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। तो हरिसेन जब लिखते हैं उसमें, हरिसेन उसको बराबरी का दर्जा देते हैं, किसके, भगवान के बराबर दर्जा देते हैं। तो देखिए राजा का गुणगान कितना ज़्यादा किया जा रहा है कि राजा को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है ना। तो जो प्रशस्ति थी वो बहुत बड़े लंबे लंबे सेंटेंसों में लिखी गई थी, और ऐसा ही एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये समुद्रगुप्त द वॉरियर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम मैप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि मैप देखें तो हमें दिखेगा एक एरिया जो कि ग्रीन शेडेड है, और हमें कुछ रेड डॉट्स मिलेंगे ईस्ट कोस्ट पे, है ना। और ठीक है, तो ये जो मैप है बेसिकली इस यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ मैप, ये रहा, ये जो मैप है ये इस मैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट हो, ये होगी, ये इस मैप की बात कर रहे हैं, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना। तो ये रेड डॉट्स ये हैं, तो ध्यान रखिएगा,
है ना। तो यहाँ पे ये सब हरिसेन ने लिखा था और वहीं से हमने मार्क किया है और वहाँ से हमें पता भी चलता है कि हरि के जो समुद्रगुप्त थे वो उनकी पहुँच कहाँ कहाँ तक थी, है ना। तो हरिसेन जो है वो 4 डिफरेंट तरीके के राजा के बारे में बताता है कि मतलब उसने बताया कि जो समुद्रगुप्त था ना उसकी पॉलिसीज़ जो थी वो डिफरेंट राजा के लिए डिफरेंट थी। ऐसा नहीं था कि वो हर जगह एक ही तरह की पॉलिसी चला रहा है, मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप है या क्या है, ऐसा नहीं था। 4 तरीके की उसने बताया, ठीक है। तो द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हेयर देयर आर 9 रूलर्स, ठीक है। जो आर्यवर्त वाला एरिया था यहाँ पे कितने रूलर्स थे? 9 रूलर्स थे, जिनको समुद्रगुप्त ने अपरूट कर दिया था, मतलब हटा दिया था। और उन सबको किसमें? अपने समुद्रगुप्त ने अपने किंगडम में ऐड कर लिया था, ठीक है। तो इसमें हम लगा देते हैं प्लस। मतलब क्या कि समुद्रगुप्त ने जो आर्यवर्त वाला एरिया था उसको जीता था, यहाँ के 9 राजाओं को हराया था। इसका मतलब हुआ कौन सा एरिया? दिस एरिया। दिस एरिया, इस एरिया को क्या किया समुद्रगुप्त ने? ऐड कर लिया था। मतलब कन्नौज जीता, प्रयागराज जीता, पाटलिपुत्र जीता, नालंदा जीता। ये सारा यहाँ पे 9 राजा थे, इन 9 राजा को जीत करके अपने एम्पायर में ये ऐड कर लेता है, ठीक है। तो आर्यवर्त को ऐड कर लेता है। देन दूसरा आता है दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, हम इसका कलर चेंज करेंगे। ओके, यस। देन फिर आता है दक्षिण पथ, ठीक है। तो दक्षिण पथ में कितने राजा थे? 12 राजा थे, है ना। और उनकी जो कैपिटल्स हैं अभी हम देखेंगे, रेड से डॉट मार्क्ड है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समुद्रगुप्त के लिए, जो समुद्रगुप्त था उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और फिर, है ना, उसके बाद क्या हुआ था? समुद्रगुप्त ने क्या किया? उन्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम अपनी जगह से रूल कर लो, मतलब उन्हें ऐड नहीं किया। उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आप हो तो आप रूल करो। तो कौन कौन से एरियाज हो गए? हमारा ये वाला। इस एरिया ने क्या किया? इस एरिया ने समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम राजा के हम मानते हैं कि आप ही इस इलाके के राजा हैं। तो फिर समुद्रगुप्त ने क्या कहा? समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है तुम सब अपने यहाँ से रूल करो, है ना, मैं अपने उसमें आपको ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल, इसका भी कलर चेंज करेंगे, चलो। असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गणसंग in the northwest, marked in purple on the map, they brought tribute followed his orders and attended his court, ठीक है। तो जो इनर सर्कल था नेबरिंग स्टेट्स का, जिसमें असम और ये सारे हैं, ये सारे कहाँ पर हैं? ये क्या लाते थे? ये ट्रिब्यूट लाते थे, मतलब राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। और क्या करते थे? राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे और जो है उनकी कोर्ट को अटेंड करते थे, ठीक है। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशान्स, जो हैं शाकाज, एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। और जो बाहर बाहर के एरिया के लोग थे वो अपनी बेटी को शादी के लिए दे देते थे, ठीक है। तो हो सकता है वो शायद कुशान्स के डिसेंडेंट्स हों। अब आते हैं जीनियोलॉजीज पे। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीनियोलॉजी का मतलब होता है पारिवारिक इतिहास, ठीक है। परिवार में के इतिहास के बारे में जानना, अगर आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको हम जीनियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जीनियोलॉजी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा विक्रम संवत यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं अपना कैलेंडर वगैरह, तो विक्रम संवत आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त टू था। और चंद्रगुप्त टू ने विक्रम संवत जो है वो चालू किया था। कैसे चालू किया था? जब वो शाकाज के ऊपर जीत के आया था, शाकाज से लड़ाई होती है चंद्रगुप्त टू की, और जब वहाँ से जीतता है तब से ये स्टार्ट करता है विक्रम संवत, ठीक है। और अपने आप को एक टाइटल देता है, क्या? विक्रमादित्य। अपने आप को टाइटल देता है विक्रमादित्य। क्वेश्चन आता है विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? तो सो इट वाज चंद्रगुप्त टू, ठीक है। चलो अब जीनियोलॉजी पे आते हैं। तो भाई बहुत सारी जो प्रशस्ति हैं, हम प्रशस्तिज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रशस्तिज जो है ना वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में लिखती हैं। उनके बारे में हमें, जो भी परिवार हैं उनके पीछे एंसेस्टर्स कौन थे उनके बारे में हमें इनसे पता चलता है, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त वाली प्रशस्ति थी वहाँ पे हमें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, ग्रैंडफादर कौन थे, फादर कौन थे, इन सब के बारे में पता चलता है। उनकी मदर जो थी, वो कौन थी? कुमार देवी थी, जो कि लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। जबकि उनके फादर चंद्रगुप्त जो थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले राजा थे, है ना, उनको जो थे उनको टाइटल मिला था महाराजा धीराज,
है ना, और इसी टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया था। ठीक है, तो जीनोलॉजी में हमें क्या पता चल रहा है, प्रशस्तीज में हमें क्या पता चल रहा है, प्रशस्तीज में हमें पता चल रहा है जो रूलर है उसके फादर, ग्रैंडफादर, इन लोगों के बारे में। तो हमें इसी से पता चलता है कि कुमार देवी जो मदर थी समुद्रगुप्त की, वो लिच्छवीगण से बिलोंग करती थी, जबकि जो फादर थे, और फादर ने एक टाइटल अपने आप को ले रखा था जिसका नाम था महाराज धिराज, है ना, और टाइटल, और यही टाइटल, सेम टाइटल जो है समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। और उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और वो लोग सिर्फ महाराजा कहलाए जाते थे, है ना। तो इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंट। तो इससे हमें पता चलता है, पहले महाराज थे फिर महाराजा धीराज थे, कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनियोलॉजीज, है ना। तो समुद्रगुप्त जो है वो भी देखता है डायनेस्टीज़ के बारे में, हमें वहाँ से भी पता चलता है। उसके बेटे के बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में भी हमें पता चलता है। ये सब हमें किन चीज़ों से पता चल रही है, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से। और जो समुद्रगुप्त है वो एक एक्सपेडिशन वेस्टर्न इंडिया के लिए भी लेकर गया था। मतलब एक्सपेडिशन का मतलब क्या है, वो वेस्टर्न इंडिया में जो राजा थे उनसे लड़ाई करने भी गया था, और वहाँ पर शाकाज के साथ इसने लड़ाई की थी। ठीक है, तो और ये भी माना जाता है कि जो उसकी कोर्ट थी, जो उसके दरबारी थे, वहाँ पे बहुत ही विद्वान जो लोग हैं वो लोग रहते थे, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। देखो रूलर्स की ना जीनियोलॉजी यहाँ ठीक से दे नहीं रखी, जैसे मौर्याज आए, फिर उसके बाद एक ब्लैंक आया, फिर एक बड़े आए, कौन आए, गुप्ताज आए, गुप्ताज के बाद फिर एक ब्लैंक आया इंडियन हिस्ट्री में, फिर हर्षवर्धन आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आई। ठीक है, तो क्या है, तो अब गुप्ताज के बाद हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो लिखी हुई है ये क्या है, ये हर्षचरिता है, जो बुक है किसकी, हर्षवर्धन की। ठीक है, तो जैसा कि हर्षवर्धन के बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज। तो कुछ राजाओं के बारे में हमें उनकी बायोग्राफी से भी पता चलता है। तो आप मुझे क्लियर करके एक बार बताइए, डिफरेंस बताइए मुझे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। क्वेश्चन ना इंग्लिश के पार्ट में सीटेट में ही पूछ लेता है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या है ना, या फिर आपसे मेंशन करा लेगा, कुछ दे देगा, फिर पूछ लेगा कि दिस इज़ नोन एज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे करके। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा। देन हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो वॉज वन सच रूलर्स। ठीक है, तो हर्षवर्धन ही एक ऐसा राजा है, हर्षवर्धन एक ऐसा राजा है जिसके बारे में हमें उसकी बायोग्राफी से पता चलती है, उसकी बायोग्राफी के द्वारा पता चलता है। तो हर्षवर्धन की कोर्ट में एक पोइट था किसका नाम, उसका नाम था बाणभाटा। ठीक है, बाणभाटा, और बाणभाटा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरिता, और किस में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। पहली बात, हर्षचरिता किसकी बायोग्राफी थी, हर्षवर्धन की। ये जो है हर्षचरिता किसने लिखी थी, बाणभाटा ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। बुक्स के नाम आ जाएंगे, ऑथर्स पूछ लेगा, मैच द कॉलम करा लेगा, तो याद कर लेना यहीं से। ठीक है, then this gives us the genealogy of Harsha and ends with his becoming king। ठीक है, और इसमें हमें पता चलता है हर्षा की, जो हर्ष था, राजा हर्षवर्धन था, उसकी जीनोलॉजी के बारे में, और क्या होता है और कैसे वो राजा बना, इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, देन स्वानचांग, जिसके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, वो भी बहुत सारा टाइम जो है हर्ष की कोर्ट में रह कर गया, और उसने जो कुछ भी देखा यहाँ पर उसके बारे में भी उसने एक कुछ चीज़ें लिखी। ठीक है, हर्ष जो था, जो हर्षा था, वो अपने फादर का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो थानेसर का राजा बना। क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, हर्षा कौन सी जगह का राजा था, तो कौन सी जगह का था, थानेसर था। ठीक है, तो जब उसके भाई की, उसके बड़े भाई की और उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो हर्षा था वो राजा बनता है ना। उसके जो ब्रदर इन लॉ था, जो कि कन्नौज का एक राजा था, उसको बंगाल का एक राजा मार देता है, और हर्षा जो है वो कन्नौज को फिर टेक ओवर कर लेता है, और उसके बाद बंगाल के अगेंस्ट एक एक्सपेडिशन लेकर जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि हर्षा जो था वो राजा था, राजा बनता है हर्षा, बड़ा बेटा ना होने के बावजूद भी ये राजा बनता है। क्यों बनता है ऐसे, क्योंकि उसके फादर की और उसके बड़े भाई की डेथ हो जाती है। बंगाल का एक राजा वो क्या करता है, वो उसके ब्रदर की डेथ कर देता है,
ब्रदर को मार देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हर्षा जो है वो कन्नौज को टुक ओवर कर लेता है और फिर एक अपनी आर्मी लेकर के बंगाल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, वो सक्सेसफुल रहता है ईस्ट में, जब जाता है तो सक्सेसफुल रहता है काफ़ी। और उसके बाद मगध को कॉन्कर करता है और शायद बंगाल को भी किया हो, लेकिन वो और सारी जगह सक्सेसफुल नहीं था। मतलब कि जो हर्षवर्धन था वो ईस्ट की तरफ तो सक्सेसफुल हुआ था, ईस्टर्न इंडिया में सक्सेसफुल था, लेकिन और सब जगह नहीं था। उसने जो है नर्मदा क्रॉस करके साउथ इंडिया में जाने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य डायनेस्टी का राजा पुलाकेशिन टू जो है वो उसको रोक लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने रोका था उसको, पुलाकेशिन टू ने रोका था। और पुलाकेशिन टू कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चालुक्यास से, पता होना चाहिए। ठीक है, देन द पल्लव्स, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। अब हम पढ़ेंगे पल्लव्स के बारे में, चालुक्यास के बारे में और पुलाकेशिन की प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, तो पल्लव्स और चालुक्यास जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी साउथ इंडिया के अंदर थी इस पीरियड में। ये सेम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो जो किंगडम था ना पल्लव का, जो पल्लव का किंगडम था वो कहाँ कहाँ तक था। देखो, पल्लव्स की पहले कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम थी, कावेरी डेल्टा पे। जबकि चालुक्यास जो था वो रायचूर दोआब के आसपास था। ठीक है, बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। पूछ लेता है कि चालुक्यास जो है, मतलब पूछ लेगा, चालुक्यास कर देगा कांचीपुरम, पल्लव्स कर देगा ये आपका रायचूर दोआब, तो आपको मैच द कॉलम 4 दे देगा और पूछ लेगा, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, चालुक्यास कहाँ रह रहे थे, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में चालुक्यास थे। और कांचीपुरम, जो कावेरी रिवर, कावेरी जहाँ से होते हुए जा रही है, कावेरी का जो डेल्टा है कांचीपुरम, वहाँ पे पल्लव्स रह रहे थे। ठीक है, ऐहोल, ऐहोल जो है वो कैपिटल है किसकी, ऐहोल कैपिटल है चालुक्यास की, याद कर लेना इसे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, यहाँ से व्यापार होता था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, पहले ये ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापार होता था, और धीरे धीरे एक ये धार्मिक स्थल के रूप में भी डेवलप हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पल्लव्स और चालुक्यास हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे की लैंड में आते थे, लड़ाई करते थे, एक दूसरे के एरिया को रेड करते थे, और स्पेशली कैपिटल सिटीज़ को जो है अटैक करते थे। मतलब जो प्रॉस्पेरस टाउन होते थे उनको अटैक करते थे बेसिकली। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा राजा, बहुत ही बेस्ट नोन चालुक्य राजा की बात करूँ तो मैं, तो पुलाकेशिन टू है। और पुलाकेशिन टू के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है प्रशस्ति से। आपको शुरुआत से पता है हम इसमें प्रशस्ति को पढ़ रहे हैं, तो पुलाकेशिन टू के बारे में भी हमें प्रशस्ति के थ्रू पता चलता है, जो कि कंपोज की थी उसके कोर्ट पोइट रवि कीर्ति ने। पूछ लेता है ये प्रशस्ति पुलाकेशिन टू के लिए किसने बनाई थी, रवि कीर्ति ने, है ना। प्रशस्ति इसके नाम दे देगा, किसने क्या किया था, और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्रशस्ति है रवि कीर्ति ने जो लिखी है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, कि 4 जनरेशन्स जो थी फ्रॉम फादर टू सन, उसके बारे में हमें पता चल रहा है। और ऐसा लगता है, ऐसा उससे हमें प्रशस्ति के द्वारा पता चलता है कि जो पुलाकेशिन है ना, उसको अपना जो किंगडम है वो किससे मिला, उसके अंकल के थ्रू मिला है, उसके फादर से नहीं मिला, उसके अंकल से मिला है। ठीक है, तो रवि कीर्ति के हिसाब से जो पुलाकेशिन टू है वो एक्सपीडिशन जो है बोथ वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर लेकर गया। बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, और उसने ये भी देखा कि हर्षा जो है वो कहाँ तक आ गया है ना। और एक पोएम भी है जो इस बारे में बताती है। हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, आज भी हमें पता है ये बात। और जो पोइट है वो कहता है कि इस हार के बाद, जो हमने देखा था कि जो हर्षवर्धन था साउथ में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलाकेशिन टू उसे हरा देता है। तो जो पोइट है वो कहता है कि इस डिफीट के बाद हर्ष जो है वो, हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब हर्ष अब खुश नहीं था, है ना। मतलब हर्ष का मतलब हैप्पीनेस होता है, तो इसका मतलब ये था। तो पुलाकेशिन जो है वो पल्लव्स को भी अटैक करता है, जो कि कांचीपुरम में जा कर के शेल्टर लेते हैं। ठीक है, लेकिन चालुक्यास की विक्ट्री जो है वो शॉर्ट लिव रहती है। अल्टीमेटली बोथ पल्लव्स एंड चालुक्यास गेव वे टू द न्यू रूलर्स। ज़्यादा दिन चालुक्यास की विक्ट्री रहती नहीं है, और नए रूलर्स आ जाते हैं उनकी जगह पे, जिनका नाम है राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टीज। ठीक है, जिनके बारे में हम 7th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अब ये किंगडम्स एडमिनिस्टर कैसे हो रहे थे, इन किंगडम्स को चलाया कैसे जा रहा था। ठीक है,
तो जो अर्लियर किंगडम्स हमने देखे थे वहाँ पे हमने देखा था लैंड रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और जो विलेज था वो एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन अब आके नए डेवलपमेंट्स हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं। क्या देखते हैं कि किंग ने बहुत सारे नए स्टेप्स ले लिए हैं, जहाँ पर मैन जो है, जो पावरफुल है, या तो इकोनॉमिकली पावरफुल है, मतलब या तो उस पर पैसा है, ज़मीन है, या सोशली पावरफुल है, या फिर क्या है, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, या फिर पॉलिटिकली और मिलिट्रीली वो स्ट्रेंथ हैं, उनका सपोर्ट पाने की राजा अब कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो क्या फॉर इंस्टांस अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं वो अब क्या बन गई, वो अब हेरिडिटरी बन गई। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि सन जो हैं वो सक्सीड कर रहे हैं फादर को आज भी। या पहले हम राजा होते ना, राजा का बेटा राजा, तो वो सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। जैसे कि पोइट हरिसेन जो था वो एक महादंड नायका था, है ना, और जिसको कहते हैं चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जैसे उसके फादर। तो हरिसेन के फादर भी इसी पोस्ट को अपना रहे थे, और हरिसेन को भी यही पोस्ट जो है वो मिलती है। ठीक है, पता रहना चाहिए हरिसेन एक महादंड नायका था। या पूछ लेगा महादंड नायका मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि एक ही पर्सन डिफरेंट ऑफिसेस को होल्ड कर रहा था। फॉर इंस्टांस, बिसाइड बीइंग महादंड नायका, हरिसेन जो है, हरिसेन महादंड नायक भी था, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था, कुमार अमात्य भी था। कुमार अमात्य कौन होते थे, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, और संधि विग्रहिका भी था, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैन थे उनका भी से होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। और ये कौन होते थे, श्रेष्ठी होते थे। पूछ लेता है श्रेष्ठी कौन होते हैं, श्रेष्ठी मीन्स, पूछ लेगा श्रेष्ठी मीन्स, डैश कर देगा चीफ बैंकर, मिलिट्री ऑफिशियल, ऐसे करके। तो श्रेष्ठी कौन होते थे, चीफ बैंकर, लिख लो अपनी नोटबुक में इसको। ठीक है, ऑफ द सिटी। द सार्थवाह और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवंस, जो सार्थवाह होते थे वो लीडर होते थे मर्चेंट कैरावंस के, और प्रथम कुलिका जो होते थे वो चीफ क्राफ्ट्समैन होते थे, एंड द हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब्स, और जो कायस्थ और स्क्राइब्स होते थे उनके ये हेड होते थे। ठीक है, पढ़ ले इसको, ये जितने भी नाम है ना इन्हें लिख लो एक जगह, याद कर लेना। दीज पॉलिसीज़ वर रीजनेबली इफेक्टिव, ये पॉलिसीज़ काफ़ी इफेक्टिव थी, लेकिन फिर भी हमें पता है जब रूल चल रहा है तो कोई ना कोई तो और भी इंडिपेंडेंट किंगडम्स धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, अब नई तरीके की आर्मी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे अर्लियर रूलर्स में हमने देखा कि बहुत सारे किंग ने वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रख रखी थी, जिनके पास एलिफेंट थे, चैरियट्स थे, कैवलरी थी, फुट सोल्जर्स थे, है ना। तो बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड दैम। तो अब एक नई चीज़ हमें यहाँ दिखती है, मिलिट्री लीडर्स दिखते हैं जो राजा को सेना जो है प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो उन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑन लैंड। तो क्या मिलता था, ग्रांट्स मिलती थी लैंड की। ठीक है, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, वो उस लैंड से रेवेन्यू जो है कलेक्ट करते थे और उससे ही अपने सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, है ना, और इक्विपमेंट जो है वॉर के लिए देते थे। तो दीज मैन, और इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो सामंत कौन आता है पूछ लेगा, तो सामंत कौन होता था, रेवेन्यू कलेक्टर होता था। ठीक है, जो कि ट्रूप्स को रखता था, जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी नई सेना की तो ये सामंत जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वेन एवर द रूलर वॉज वीक, और जब भी हमने देखा कि रूलर जब भी वीक होता हुआ दिखेगा, कोई भी वीक रूलर आएगा तो सामंत जो है वो ऐसी कोशिश करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और ऐसा होता है जब भी आपको देखेगा ना कि आपका लीडर वीक हो रहा है तो जो भी इंडिपेंडेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो कोशिश करेगा कि वो रूल में आ जाए। ठीक है, देन असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, सदर्न किंगडम की असेंबलीज देखते हैं। ठीक है, तो जो पल्लव्स का इंस्क्रिप्शन है ना, पल्लव्स की जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें कई लोकल असेंबलीज़ के बारे में पता चलता है। इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, जैसे सभा, दिस इंक्लूडेड द सभा। सभा क्या होती है, असेंबली ऑफ ब्राह्मण, लिख लो इसे सभा और डैश करके लिख दो असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे उनको, उनकी असेंबली को क्या कहा जाता था, सभा। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन। ये जो असेंबली है ये फंक्शन करती थी किससे, सब कमेटी के थ्रू, जो कि इरिगेशन को देखती थी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होते थे, और विलेज असेंबली होती थी, लिख लो इसे भी।
और करो विलेज असेंबली, जो कि हमें उस एरिया से मिलती हैं, जो उस एरिया में ऐसी असेंबली पाई जाती थी जहाँ पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं थे, ठीक है। देन नगरम, नगरम क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, आज भी नगर हम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, और ऐसा लगता है जो नगर है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? पावरफुल लैंड ओनर्स, जिनके पास ज़मींदार हैं, जो पावरफुल ज़मींदार हैं वो नगर को कंट्रोल करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और इन ये जो लोकल असेंबलीज हैं इन्होंने बहुत सेंचुरीज तक काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब लोग कैसे थे वहाँ पर? तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में? प्लेस से, है ना, और भी प्लेस होते हैं और भी अदर अकाउंट्स हैं उसमें से। कालिदास है, कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेज। कालिदास जो है आप सबने सुना होगा, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, ये जाने जाते हैं किसके लिए? प्ले के लिए। प्लेज इन्होंने लिखे थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हमें इनके प्ले से पता है क्या मिलता है? ये मिलता है कि जो राजा है और ज़्यादातर ब्राह्मण हैं वो लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं, जबकि जो विमेन है और मेन है ना, वो यूज़ कर रहे हैं प्राकृत, ठीक है। उनका एक बहुत मोस्ट फेमस प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम। ये स्टोरी है, इसके अंदर किसकी कहानी है? एक राजा है दुष्यंत और एक यंग वुमेन है जिसका नाम है शकुंतला, ठीक है। और उसके अलावा हमें एक फिशरमैन के बारे में भी यहाँ से उसका भी डिस्क्रिप्शन हमें पता चलता है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने। क्वेश्चन आपको आ सकता है, ब्राह्मण्स कौन सी लोकल पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? प्राकृत बोलते थे, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके पूछ लेगा? अभिज्ञान शकुंतलम इज़ अ लव स्टोरी, इज़ अ फाइट स्टोरी, या इज़ अ ड्रामा, क्या पूछ लेगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, है ना। और लव स्टोरी थी दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। देन अ फिशरमैन, एक फिशरमैन के बारे में यहाँ लिखा है कि अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय अ फिश, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि एक फिशरमैन को, एक मछुआरे को एक बड़ी प्रेशियस रिंग मिलती है जो कि राजा ने शकुंतला को दी थी। लेकिन क्या हुआ था? राजा ने तो शकुंतला को दी थी, वो जो एक्सीडेंटली उसे एक फ़िश जो है वो खा लेती है। और व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेट मैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, और जैसे ही वो पैलेस में पहुंचता है तो जो गेट मैन है वो कहता है कि आप चोर हो, है ना। उस फिशरमैन को ही चोर कहला देता है। और जो चीफ पुलिस ऑफिसर जो था वो भी बहुत रूड था। तो हाउएवर द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग, राजा बहुत खुश था जब उसे रिंग मिली, और उसने फिशरमैन के लिए रिवॉर्ड भेजा, गिफ्ट भेजा। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर और गेटमैन है वो उस रिवॉर्ड में से शेयर के लिए चले गए और फिशरमैन के साथ जाते हैं ड्रिंक के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसी सिचुएशन तब थी वैसी सिचुएशन आज भी है। आज भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए तो जो बाबू क्लर्क होते हैं वो आपको परेशान ही करते रहते हैं चीज़ों के लिए। तो ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, अब फॉरेन से कौन आया? चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन जो है वो देखता है, वो यहाँ पर देखकर जाता है कि अनटचेबल्स जो हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है ना। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के बाहर रहने की उनसे उम्मीद की जाती थी। और ये कहा जाता है, इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, है ना। तो पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो जब भी ये देखिए अनटचेबल की सिचुएशन के बारे में फायान क्या लिख के जाता है? फायान लिखता है कि अगर कोई अनटचेबल सिटी में आ जाता था तो वो एक वुड के पीस को बजाता था जिससे लोगों को पता चल जाए कि वो आ गए हैं और लोग उससे अब टच ना हो, ठीक है। उसके बाद जो बानभाटा है वो भी हमें राजा की आर्मी के बारे में लिखता है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है ना, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन ठीक है, इतना ही है हमारे इस चैप्टर के अंदर, कोई ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है। तो देखिए धीरे धीरे चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच गए और बहुत